गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी हमने पढ़ा उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अभी देखेंगे कोई भी अगला टॉपिक डिस्कस करने के पहले जो इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके छोटे छोटे जो उसमें क्वेश्चन बनते हैं उसको देखने के लिए हम एक चीज़ यहाँ जानेंगे कि टेम्परेचर को जिस मात्रक में मापते हैं उसको कहते हैं केल्विन और सेल्सियस। दोनों ही जो है वो टेम्परेचर को मापने का मात्रक है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 273.15 लिखा है यहाँ पे। 15 दशमलव के बाद का अंक है, इसको आप अपनी सुविधा के लिए जोड़ने घटाने में सुविधा रहे इस वजह से इसको हटा देते हैं। जैसे देखिए सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। इसकी सहायता से हम केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना या फिर किसी भी टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया हो और उसको केल्विन में बदलना हो तो उसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे। और केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना हो, जो टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हो और उसको सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें क्या करेंगे, 273 घटाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो 273 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे आप, 300 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, 273 इसमें से घटा देंगे। ऐसे 573 है, इसमें से भी 273 घटा देंगे तो ये क्या आएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। अब देखिए, जैसा अगर आप लोगों ने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी कि टेम्परेचर का पदार्थ की अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, उबलने लगता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे भौतिक अवस्था क्या होगी, भाप में परिवर्तित होगा। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अब देखिए जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम गलाते हैं, मतलब उसको जब ऊष्मा देते हैं, बर्फ़ को जब ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन आप देखते हैं कि जब तक बर्फ़ पूरी तरह से नहीं गलता, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, जब तक बर्फ़ पूरी तरह से नहीं गलता तब तक उसके तापमान आप बढ़ाते भी हैं तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, बल्कि स्थिर रहता है। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर स्थिर रहता है। ऐसा क्यों होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, जो उनकी गतिज ऊर्जा कम हो गतिज ऊर्जा जब उनकी जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ में क्या है, गतिज ऊर्जा कम है। और जब द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वो पदार्थ के कणों के मध्य की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय होती है, जिस वजह से उसका जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है जब तक कि पूरा जो बर्फ़ है जब तक कि वो लिक्विड में यानी कि तरल अवस्था में ना परिवर्तित हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि वो सारी ऊर्जा जो होगी वो पदार्थ के कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो अपनी गतिज ऊर्जा को कणों को अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो क्या होता है, जब गैस सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन के द्वारा ये प्रक्रिया संभव है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। अगला टॉपिक है आपका वाष्पीकरण। ठीक है, इससे पहले हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा है उसका एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको रिकॉल हो जाएगा तो आप अच्छे से तैयार करेंगे। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि जो आपके आसपास के सभी चीज़ें आपको दिखती हैं, कुर्सी, मेज, पेड़ पौधे, ये सब किससे, किसी न किसी पदार्थ जिस चीज़ से मिलके बने होते हैं उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पदार्थ। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने देखा कि पदार्थ के जो कण होते हैं
वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और उसके बाद से हमने देखा कि पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद से हमने देखा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं में जो पदार्थ के कण होते हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, मतलब अपने 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 अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पे पदार्थ के कण कैसे व्यवहार करते हैं, ये देखा। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर का और प्रेशर का, यानी तापमान का और दाब का पदार्थ के अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब उन पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। उस अवस्था में पदार्थ के कण जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे, प्रेशर बढ़ाने पे या घटाने पे कैसे व्यवहार करने लगते हैं, ये देखा हमने। फिर हमने देखा सेल्सियस और केल्विन की बात की। सेल्सियस और केल्विन दोनों क्या है, तापमान को मापने की इकाई है, ठीक है। और फिर हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। इसकी सहायता से आप किसी भी टेम्परेचर को जो केल्विन में दिया हो उसको सेल्सियस में, और सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में बदल सकते हैं। आप इस लेक्चर को और ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। देखिए, पदार्थ की अवस्था के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। तो आप अपने दैनिक जीवन में अगर देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पदार्थ को आप अलग से ऊष्मा दें, तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आप अलग से ऊष्मा दें तो उसको उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। इसके लिए आप साधारण सा आप वो कर सकते, देखते होंगे कि गर्मियों में जब आप कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े रहते हैं और वो सूख जाते हैं, बहुत आसानी से सूख जाते हैं, तो क्या होता है, कैसे सूख जाते हैं, जो उनका द्रव होता है वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या आप ऊष्मा देते हैं? नहीं देते। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप गर्म करके सुखाते हैं, ऊष्मा वो लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं, लेकिन हम उसे डायरेक्ट ऊष्मा नहीं देते हैं अपने पास से। तो वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, आप क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा ही होगा, जल को खुला छोड़ देने पर एक प्याले में आप जल को खुला छोड़ के रखिए गर्मी के दिनों में बाहर, देखिए वो उसमें जल खत्म हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें देखना है कि वाष्पीकरण है क्या। क्वथनांक से कम ताप पर, ये नीचे की 3 लाइन देखिए आप, नीचे की 3 लाइन, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हमें पता है कि द्रव का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। और जब द्रव उबलने लगता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जब द्रव उबलने लगता है इसको हम कहते हैं क्वथनांक। और क्वथनांक से कम तापमान पर अगर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, जिसका उदाहरण आप देखते होंगे गर्मियों में। अगर आप एक प्याले में थोड़ा सा पानी रख दें तो आप देखते हैं गर्मी के दिनों में वो सूख जाता है, पानी उड़ जाता है। तो ये क्या होता है, उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो देते नहीं हैं, वो अपने आप अपने वातावरण से आसपास से ऊर्जा लेके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके पहले आप ये क्रियाकलाप पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए ध्यान से। इसको आप सुनेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। खुली रखी चीनी मिट्टी के प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी के प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट कर लें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन में भी इस प्रक्रिया को, क्रियाकलाप को करने का परीक्षण करके अपने परीक्षण को लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, वायु की चाल, मतलब इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ये जो प्रेक्षण जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। तो जब आप ये प्रेक्षण करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप प्याली को खुले तापमान में गर्मियों में बाहर रखें या फिर फ़ैन के नीचे रखें तो उसका वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। अगर आप इसको किसी अलमारी में, अपने क्लासरूम के किसी अलमारी में रखें तो वाष्पीकरण उतनी तेज़ी से नहीं होगा। अगर आप इसको आर्द्र मौसम में रखें, जैसे बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में क्या होती है, वातावरण में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। उस समय अगर आप प्याली को रखें तो आप देखेंगे कि वाष्पीकरण होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा वाष्पीकरण में, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो वो अपने आसपास से ऊर्जा उतनी आसानी से ले नहीं पाएंगे। तो अब देखिए कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण आप ले सकते हैं कपड़े सुखाने में। आप कपड़े को धुल के अगर निचोड़ के रखते हैं तो बाहर आप अच्छे से फैला देते हैं तो वो आसानी से जल्दी सूख जाते हैं। और अगर आप बिना फैलाए ऐसे ही उस उसको मोड़ के रख देते हैं तो वो सूखने में टाइम लग जाता है और अच्छे से सूखता भी नहीं है। मतलब जो सतह का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा तो वो क्या करेगा कि उतने क्षेत्रफल पे तापमान पड़ेगा और उतने क्षेत्रफल पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिस वजह से वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होगी। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा, तापमान में वृद्धि करने पर, अभी आपने देखा कि जब आप खुले वातावरण में यानी बाहर टेम्परेचर में, सूर्य के प्रकाश में अगर किसी प्याली को रखते हैं तो उसका वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। और आप कमरे में अगर अपने क्लास में क्लास की अलमारी में अगर एक प्याली को रखते हैं पानी भर के तो उसका वाष्पीकरण होने में टाइम लग जाएगा। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। आर्द्रता में कमी, आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है और जब आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी हो जाती है। और जब आर्द्रता कम होती है गर्मी के मौसम में तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर वायु की गति तेज़ होती है तो जैसे फ़ैन के नीचे अगर आप रखें प्याली को तो वो तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाती है। और अगर आप बिना फ़ैन वैन चलाए प्याली रखते हैं तो उसके वाष्पीकरण में टाइम लगता है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। पहला, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर। दूसरा, तापमान में वृद्धि होने पर। और तीसरा, आर्द्रता में कमी। और चौथा, वायु की गति में वृद्धि। एक बार आप बोलेंगे कि कैसे क्या होता है सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है। तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है। आर्द्रता में कमी होने पर बढ़ती है। वायु की गति में वृद्धि होने पे बढ़ती है। तो ये चारों चीज़ें जो दी हैं, जिस तरह से दी हैं उस हिसाब से ये बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। अब अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आपका, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। इसको समझने के लिए आप लोग एक चीज़ देखिएगा। आप सबके घर में वो होगा थीनर। थीनर जो, चलिए थीनर छोड़िए। गर्मियों में क्या होता है, आप लोग गर्मियों में हम लोग छत पे सोते हैं रात में। ठीक है। तो छत की सतह जब शाम को जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाती है, बहुत गर्म रहती है, इतनी गर्म रहती है। फिर तो हम उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, बाल्टी का पानी लेके आते हैं, छत पे डाल देते हैं। जब बाल्टी का पानी लेके आके छत पे डालते हैं तो थोड़ी सी शीतलता आ जाती है। होता क्या है इसके पीछे, जब गर्म सतह पे हम बाल्टी का पानी डालते हैं तो क्या होता है कि सतह की गर्मी पानी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और अवशोषित करके उस सतह की गर्मी के कारण पानी जो होती है वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, पानी जो होता है वो सतह के अपने आसपास के यानी कि छत की सतह की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका वाष्पीकरण होता है
और इसके कारण जो होता है छत की गर्मी जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी ऊष्मा कम हो जाती है, इसके कारण उसमें शीतलता आती है। ठीक है, तो यही होता है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। इसमें अलग अलग उदाहरण दिया है, आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए, आपने ईयर्थ क्लास में पढ़ा था गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए, अब यहाँ आपको पता चलेगा कि क्यों पहनने चाहिए। देखिए, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। पसीना आता है, ठीक है, पसीना आता है तो क्या होता है, जब हम कोई भी श्रम करते हैं तो पसीना आता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए बॉडी क्या करती है, पसीना मतलब हमें पसीना होता है शरीर को ठंडा रखने के लिए। और वो पसीना जो होता है वो हमारे ही शरीर के या आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेकर, ऊष्मा लेकर, जो भी हीट है उसको लेके फिर वाष्प में परिवर्तित होता है, जिससे हमें हमारी बॉडी को थोड़ी सी शीतलता मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि जब आपको बहुत गर्मी हुई रहती है और फ़ैन चला दीजिए तो क्या होता है, गर्मी, आपका पसीना सूखता है, और पसीना सूखता है तो क्या होता है, आपको थोड़ी सी ठंडी ठंडी हल्का हल्का ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ये है आपका गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। ये आप लोग बताइएगा मुझे कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ के खुद से बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। ये क्वेश्चन भी पढ़ के आप लोग खुद से करिएगा। इसका पीडीएफ वैसे मैं आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा सबसे पहले। फिर मैं आपको छोटे छोटे जो इसमें डेफिनीशन है वो लिखवा दूंगी। ये जो है द्रव सूक्ष्म कणों से मिलके बना है, ये सब पढ़िएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। थैंक यू।